ये नया भारत है। ये घर में घुसकर मारता है आतंक के आकाओं को। पता है, अगर कुछ भी हिमाकत की तो मोदी पाताल में भी उन्हें खोज निकालेगा। जो भागा है उसे पकड़कर लाएंगे। ये मोदी का भारत है। आप भगवानों के लिए दुनिया में कहीं हो चैन से नहीं रह सकते। ऐसी जानकारी मिल रही है सूत्रों से कि तहव्वुर राणा को लेकर सीधे दिल्ली आएंगी और इसीलिए फिलहाल ये सुरक्षा बढ़ाई गई है। हमारे लिए एक बहुत बड़ी साइकोलॉजिकल विक्ट्री है। हमारे दुश्मनों को ये बताने के लिए आप किसी भी बिल में जाके छुपो, हम आपको खोद के निकाल देंगे। ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ दीपा बाफिला। सुबह के 6 बज गए हैं। वक्त है स्पेशल रिपोर्ट का। और सबसे पहले बात बड़ी खबर की। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड आतंकी तहव्वुर राणा की उल्टी गिनती की। और आतंकी तहव्वुर राणा पर बड़ी खबर यह है कि उसे आज भारत लाया जाएगा। जी हां, आतंकी राणा को आज किसी भी वक्त भारत लाया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक आतंकी राणा दिल्ली लाया जा सकता है, ये जानकारी मिल रही है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली के पालम टेक्निकल एयरपोर्ट पर एनआईए उसको लेकर पहुंचेगी और उसके बाद उसे सीधे एनआईए हेडक्वार्टर ले जाया जाएगा। ये जानकारी मिल रही है। अब बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से यह है कि दिल्ली के पालम टेक्निकल एयरपोर्ट पर एनआईए उसको लेकर पहुंचेगी और उसके बाद सीधे कहा जा रहा है एनआईए हेडक्वार्टर आतंकी तहव्वुर राणा को लेकर एनआईए की टीम जाएगी। ये बड़ी खबर। भारत लाया जा रहा है आतंकी तहव्वुर राणा को और किसी भी वक्त भारत लाया जा सकता है उसको। विशेष विमान से अब भारत आ रहा है आतंकी तहव्वुर राणा। एनआईए की टीम उसको लेकर के आ रही है। 26/11 का मास्टरमाइंड है आतंकी तहव्वुर राणा और भारत लाया जा रहा है। अमेरिका से प्रत्यर्पित हो चुका है और एनआईए की टीम उसको लेकर किसी भी वक्त भारत पहुंच सकती है। ये आज की सबसे बड़ी खबर है। आतंकी राणा को लेकर खूब सियासत भी लगातार ये कहा गया। पहले की सरकार ने बीजेपी की ओर से कहा गया कि पहले की सरकारों ने कोशिश नहीं की, लेकिन ये मोदी की सरकार है, नया भारत है और आतंकवादियों को पाताल से निकालकर भी उनको अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। और ये बहुत बड़ी उपलब्धि के तौर पर सरकार के देखा जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक ये जानकारी है कि आतंकी राणा दिल्ली लाया जा सकता है, किसी भी वक्त वो दिल्ली पहुंच सकता है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली के पालम टेक्निकल एयरपोर्ट पर एनआईए उसको लेकर के पहुंचेगी और उसके बाद सीधे यहां से एनआईए हेडक्वार्टर उसको ले जाया जाएगा। वहां पर इससे पूछताछ होगी। तो बड़ी खबर जिस पर लगातार बनी हुई है नजर। पैरामिलिट्री फोर्स तैनात है एनआईए दफ्तर के बाहर। ये जानकारी सामने आ रही है दिल्ली से। और दिल्ली और मुंबई दोनों ही जगहों पर तैयारी की गई है आतंकी तहव्वुर राणा को लेकर। एनआईए लगातार पूछताछ करेगी और 26/11 का जो आतंकी हमला हुआ था मुंबई में, उसमें पाकिस्तान का क्या कनेक्शन रहा है, पाकिस्तान की सेना का क्या रोल रहा है, इसको लेकर यह कहा जा रहा है कि पुख्ता सबूत और पुख्ता बातें हाथ लगेगी एनआईए की। देखिए, तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण को लेकर सरगर्मी के बीच दिल्ली में एक हाई लेवल मीटिंग हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ में अहम बैठक की। सूत्रों ने बताया कि ये बैठक में सबसे अहम मुद्दा राणा के प्रत्यर्पण का ही था। गृह मंत्री ने विदेश मंत्री और एनएसए के साथ आगे की रणनीति पर चर्चा की और बैठक में खुफिया ब्यूरो के निदेशक तपन डेका और विदेश सचिव विक्रम मिस्री भी मौजूद थे। हालांकि बैठक में चर्चा किए गए मुद्दों के बारे में विस्तृत जानकारी अभी जारी नहीं की गई है, लेकिन कहा यह गया कि बातचीत के केंद्र बिंदु में आतंकी तहव्वुर राणा ही था। गृह मंत्री ने विदेश मंत्री और एनएसए के साथ आगे की रणनीति को लेकर चर्चा की है। अब आगे किस तरीके से इससे पूछताछ होगी, क्या होगा, इसको लेकर चर्चा हुई बैठक में। देखिए, लेकिन करीब 17 साल बाद वो घड़ी आई है जब मुंबई हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा को अमेरिका से भारत की जमीन पर लेकर आया जा रहा है। यकीन मानिए, तहव्वुर राणा का भारत आना हमारे लिए बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि राणा आएगा तो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की आतंकी साजिश में शामिल होने की गवाही भी देगा।
भारत ने पूरी दुनिया को मैसेज दिया है कि चाहे वक्त जरूर लग जाए, लेकिन भारत अपने दुश्मनों को भूलता नहीं है और अपनी जमीन पर उनके गुनाहों का हिसाब करता है। अब एक तरह से साफ होता जा रहा है कि मुंबई शहर के ऊपर ये आतंकवादी हमला है। 4 ब्लास्ट हो गए पिछले 5 मिनट में इसका, और आप देख सकते हैं, मेरे कैमरा मैन आपको दिखाएंगे फर्स्ट फ्लोर की खिड़की जो 17 साल गुजर गए, लेकिन मुंबई पर आतंकी हमले की खौफनाक तस्वीरें अब तक हर हिंदुस्तानी के जहन में जिंदा है। ये आग आतंकियों की ओर से लगाई गई है। करीब यहाँ पर 3 से 4 आतंकियों के घुसे होने की आशंका जताई जा रही है। ताजमहल होटल में अभी भी आतंकी छुपे हुए हैं और उनके आगे बैग लटका हुआ था, जो बैग से वो ग्रेनेड निकाल के ग्रेनेड फेंकते थे, और पीछे साइड में और एक बैग लटका हुआ था जिसमें आर्म्स एंड एम्यूनिशन थे। मुंबई के आतंकवादी हमले में 166 नागरिकों की मौत हुई थी। 17 साल बीत गए, लेकिन देश न तो इस आतंकी हमले को भूला और न ही हमले को अंजाम देने वाले आतंकवादियों को। तहव्वुर हुसैन राणा को भारत लाया जा रहा है। इसके बाद एक सभी गुनहगारों का नंबर आने वाला है। 64 साल के तहव्वुर राणा को आखिर हिंदुस्तान आना ही पड़ा। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के करोड़ों डॉलर भी राणा को भारत आने से रोक नहीं पाए। ISI ने कहते हैं मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च कर दिए ताकि इसको किसी तरह से हिंदुस्तान ना भेजा जाए। वो सबको मात करके हम उसको फाइनली भारत में ला रहे हैं। आतंकी तहव्वुर हुसैन राणा के भारत आने से देश के सबसे बड़े आतंकी हमले यानी 26/11 हमले के पीड़ितों को तो इंसाफ मिलेगा ही, साथ ही पाकिस्तान के टेरर स्टेट यानी आतंकी देश होने के ताबूत पर आखिरी कील भी ठुक जाएगी। तहव्वुर राणा पाकिस्तान आर्मी में एक डॉक्टर के पद पे था, कैप्टन उसका रैंक था। उसके बाद में वो गया, वहाँ पे जाके वो ISI का प्राइम सोर्स बन गया, और फिर उसने सारी जो लॉजिस्टिक सपोर्ट दी, तो वो पाकिस्तान की ISI और पाकिस्तान की गवर्नमेंट के साथ बहुत क्लोजली ऑपरेट करता था। तो हमारे देश में कौन कौन से स्लीपर सेल मॉड्यूल्स अवेलेबल हैं, अभी और पाकिस्तान की क्या प्लानिंग है, वो मुझे ऐसे इस तरह के व्यक्ति को, जो इस तरह का इतना खतरनाक जो व्यक्ति है, उसको काफ़ी हद तक इन चीज़ों के बारे में जानकारी होगी। तहव्वुर राणा ने भारत जाने से बचने के लिए बहुत हाथ पैर मारे, लेकिन उसकी कोई दलील काम नहीं आई। जिस वक्त तहव्वुर राणा की आखिरी अर्जी अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में खारिज हुई थी, उस वक्त भारतीय जांच एजेंसियों की टीम अदालत में ही मौजूद थी। उसी वक्त से तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। हिंदुस्तान ने बता दिया है कि ये नया भारत है, कोई सॉफ्ट टारगेट नहीं। जो हम पर हमला करेगा, हम उसका जवाब देना जानते हैं। हमला 2008 में हुआ था, लेकिन 2019 में पहली बार अमेरिका से तहव्वुर राणा को भारत प्रत्यर्पित करने की मांग की गई थी। अब ये कहते हैं ये तो चुनाव वाला खेल है। जब सर्जिकल स्ट्राइक हमने पहली बार की, तब कहां चुनाव था भाई? ये हमारा सिद्धांत है, हम घर में घुस के मारेंगे। बहुत बड़ी सफलता है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कूटनीति को सलाम करता हूं कि इतने साल बाद तहव्वुर राणा को भारत की धरती पर खींचकर घसीट कर लाया जा रहा है। ये वही आतंकी है जिसने पूरी प्लानिंग की थी। लंबी कानूनी दाव पेचों में उलझी प्रक्रिया के पूरा होने का पहला संकेत उस वक्त मिला जब इसी साल फरवरी महीने में देश के प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका गए थे और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया था कि भारत का गुनहगार तहव्वुर राणा उसे सौंपा जाएगा।
I am pleased to announce that my administration has approved the extradition of one of the plotters and one of the very evil people of the world, and having to do with the horrific 2008 Mumbai terrorist attack, to face justice in India. So he's going to be going back to India. तैयबुर राणा के भारत आने की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। खबर है कि दिल्ली में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के मुख्यालय में तैयबुर राणा से पूछताछ की जाएगी और इसीलिए एनआईए दफ्तर के आसपास सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता कर दिए गए हैं। आप देख सकते हैं कि जो एनआईए का दफ्तर है उसके बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पैरामिलिट्री फोर्सेस जो हैं उनको तैनात कर दिया गया है। सुरक्षा के मद्देनजर ये एक बड़ा फैसला लिया गया है। आप देख सकते हैं कि जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनके जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो फिलहाल एनआईए दफ्तर हैं। ये है कि भारतीय एजेंसियां जो हैं वो सबसे पहले ऐसी जानकारी मिल रही है सूत्रों से कि तहव्वुर राणा को लेकर सीधे दिल्ली आएंगी और इसीलिए फिलहाल ये सुरक्षा बढ़ाई गई है। साल पहले साल 2008 26 नवंबर की वो रात मुंबई पर मौत बनकर नाची थी। उस रात कैसा खौफ था ये बता रही हैं हमले की चश्मदीद देविका, जो उस वक्त सिर्फ 9 साल की थी और उनके दाहिने पैर में गोली लगी थी। 26/11 की रात को मुझे गोली लगी थी। मैं मेरे पापा मेरे भाई के साथ थी, पूना जाने वाली थी बड़े भाई को मिलने के लिए। तब मैं सीएसटी स्टेशन पे थी मेरे भाई मेरे पापा के साथ, जब कसाब की गोली आके मेरे राइट पैर में लगी। मेरे आंखों के सामने कई लोगों को मार दिया गया, कई लोगों को घायल कर दिया। वो रात मैं कभी भूल नहीं सकती और ना ही मैं भुला पाऊंगी। हॉस्पिटल में मैं करीबन 1.5 महीना एडमिट रही। फिर 2009 को 10 जून को जाके कोर्ट में कसाब को आइडेंटिफाई की थी। मेरे पापा ने दोनों आतंकवादी को देखा था और मैंने कसाब को। वो रात मेरे लिए ऐसी है कि मैं उसे अगर मैं भूल गई तो मुझे लगेगा मैंने आतंकवाद को माफ कर दिया, जो कि मैं गलती से भी नहीं करना चाहती। इसलिए वो रात मेरे जहन से आज तक नहीं निकली और ना ही कभी निकलेगी। तैयबुर राणा के भारत आने के बाद उसके साथ क्या होगा और कैसे पाकिस्तान की पोल खुलेगी, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले देखिए कि आतंकी तैयबुर ने कैसे मुंबई हमले की जमीन तैयार की थी। तैयबुर राणा पाकिस्तान की सेना में डॉक्टर के तौर पर काम कर चुका था। तैयबुर राणा ही पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI और आतंकी डेविड कोलमैन हेडली के बीच की अहम कड़ी था। कि एक्चुअल बंदूक चलाने में ये शामिल नहीं था, लेकिन जो पूरा जो मतलब आप जिसको मास्टरमाइंड कहेंगे, पाकिस्तान गवर्नमेंट पाकिस्तान ISI के साथ मिलकर इसने पूरा ये प्लान रचा। पाकिस्तानी मूल का कनाडाई नागरिक तैयबुर राणा और डेविड कोलमैन हेडली स्कूल के दोस्त थे। हेडली ने मुंबई में हमले के लिए ताज होटल और कोलाबा के चाबार्ड हाउस की टारगेट के तौर पर रेकी की थी। हेडली के बनाए मैप के आधार पर ही पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने अजमल कसाब और बाकी आतंकवादियों को हमले के लिए तैयार किया था। तहव्वुर राणा ISI और आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का सक्रिय सदस्य था। हेडली और तहव्वुर राणा के बीच हमले से पहले कई बार मीटिंग हुई थी। हमले से ठीक पहले दोनों मुंबई में आकर रुके भी थे। ये ताड़देव का AC मार्केट है, जहां पर इसी मामले का एक और आरोपी डेविड कोलमैन हेडली तहव्वुर राणा के कहने पर इमिग्रेशन लॉ सेंटर ऐसा एक ऑफिस उसने खोला था। ये ऑफिस उसने नवंबर 1, 2006 में खोला था और इस ऑफिस को फ्रंट बनाकर वो मुंबई में अलग अलग जगहों पर रेकी करता था। यहाँ से कुछ ही दूरी पर उसने अपने रहने के लिए भी घर किराए पर ले रखा था। वो चलकर आता जाता था, ऐसा उसने पूछताछ में बताया था। तो ये कार्यालय काफ़ी महत्वपूर्ण था डेविड कोलमैन हेडली के लिए, जिसके नाम के तले उसने अपनी पहचान छुपाई थी, रेकी करता था और इसकी जानकारी आतंकी संगठन को दिया करता था। हालांकि जांच में ये भी बात सामने आई कि डेविड कोलमैन हेडली ने इस ऑफिस में कभी भी किसी के लिए ट्रैवलिंग के लिए टिकट्स बुक नहीं किए, कभी किसी का वीज़ा नहीं करा के दिया। ये अभी साफ नहीं है कि आतंकी तहव्वुर राणा को दिल्ली की किस अदालत में पेश किया जाएगा या सीधे मुंबई उसको ले जाया जाएगा। दरअसल राणा के खिलाफ दिल्ली में भी NIA ने केस दर्ज किया था और ये केस 2009 में दर्ज हुआ था। इसलिए ये भी संभावना है कि पहले NIA उसे दिल्ली से जुड़े मामले में पेश कर ट्रांजिट रिमांड पर मुंबई ले जाए। लेकिन साल 2009 में राणा और हेडली के खिलाफ दिल्ली में दर्ज NIA की FIR में क्या था, उसकी एक्सक्लूसिव जानकारी ABP न्यूज के पास है। वही जानकारी आपको हम दे रहे हैं।
आतंकी संगठन लश्कर और हुजी के साथ साजिश रची। आतंकी तहव्वुर राणा ने देश के अलग अलग हिस्सों में हमले की इसकी योजना थी। और राणा ने अपनी पत्नी के साथ मुंबई समेत कई शहर वो गया। 13 से 21 नवंबर 2008 के बीच कई शहरों में गया तहव्वुर राणा अपनी पत्नी के साथ। तहव्वुर राणा हापुड़, कोच्चि और अहमदाबाद गया था। ये एफआईआर में जिन बातों का जिक्र है वो आपको हम बता रहे हैं। भारत के खिलाफ साजिश रचने समेत कई गंभीर धाराएं तहव्वुर राणा पर लगाई गई हैं। 2009 में जो एफआईआर दर्ज हुई दिल्ली में, उसमें क्या है उसके बारे में ये जानकारी। तहव्वुर राणा का प्रत्यर्पण भारत के लिए आतंक के खिलाफ लड़ाई में बहुत बड़ी जीत है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि मुंबई आतंकी हमले में तहव्वुर राणा के नाम का खुलासा कैसे और कब हुआ था? तो आपको बता दें कि जब अमेरिका की जांच एजेंसियों ने डेविड कोलमैन हेडली को गिरफ्तार किया था, तब उसने पहली बार तहव्वुर राणा के नाम का खुलासा किया था। तहव्वुर के खिलाफ भारत में दाखिल चार्जशीट के मुताबिक 26 नवंबर को हमले से ठीक पहले मुंबई के एक होटल में 2 दिनों तक राणा रुका था और तहव्वुर राणा 11 नवंबर 2008 को भारत आया। 21 नवंबर तक भारत में ही रहा। इस दौरान ही वो 2 दिन तक पवई के होटल में रहा था, ये बात भी सामने आई। और मुंबई हमले की प्लानिंग के दौरान हेडली और राणा के बीच ईमेल के जरिए बातचीत हुई। जांच एजेंसी को ये जानकारी मिली और ऐसे ही एक ईमेल में हेडली ने पाकिस्तानी सेना के मेजर इकबाल की ईमेल आईडी मांगी थी और इस ईमेल के जरिए ही अमेरिका की जांच एजेंसियों को आईएसआई के मुंबई हमले में सीधे शामिल होने का सबूत हासिल हुआ था। अमेरिका ने चीन के ऊपर फिर टैरिफ बढ़ा दिया कि ट्रंप ने चीन पर टैरिफ बढ़ाकर अब 125% कर दिया कि बाकी देशों को टैरिफ पर अस्थायी राहत जरूर दी है और बदले वाली टैरिफ नीति पर 90 दिन की रोक लगाई गई है बाकी देशों के लिए। लेकिन चीन पर फिर से टैरिफ बढ़ा दिया गया कि ट्रंप के ऐलान के बाद अमेरिकी बाजार में उछाल अब देखा जा रहा है। ये बड़ी खबर, चीन और अमेरिका के बीच में तनातनी किस तरीके से बढ़ रही है उससे जुड़ी ये बड़ी खबर है। अमेरिका ने चीन के ऊपर फिर से बढ़ाया टैरिफ और ट्रंप ने अब चीन पर टैरिफ बढ़ाकर जो पहले 104% किया था उसको अब 125% कर दिया गया है। साथ ही जो बाकी देश हैं उनको थोड़ी सी राहत मिली है, अस्थायी राहत दी गई है ट्रंप की ओर से। बदले वाली टैरिफ नीति पर 90 दिन की रोक लगा दी गई है और अब कहा यह जा रहा है कि ट्रंप के ऐलान के बाद अमेरिकी बाजार में उछाल है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कई देशों पर टैरिफ लगाया और चीन पर सबसे ज्यादा टैरिफ लगाया गया क्योंकि चीन ने भी बदले की कार्रवाई करते हुए अमेरिका पर टैरिफ को बढ़ाया, जिसके बाद ट्रंप ने जो है अब 125% टैरिफ बढ़ा दिया है चीन पर। जो बाकी देश हैं उन पर अस्थायी तौर पर उनको राहत दी गई है, 90 दिन की रोक लगाई गई है टैरिफ पर। लेकिन चीन को एक बार फिर से बड़ा झटका मिला के अमेरिका से टैरिफ को बढ़ा दिया गया। 104% जो टैरिफ लगाया गया था अमेरिका की ओर से उसको बढ़ाकर अब 125% कर दिया गया है। ये बड़ी जानकारी, अमेरिका और चीन में ये ट्रेड वॉर किस तरीके से चल रहा है, टैरिफ वॉर किस तरीके से चल रहा है, उससे जुड़ी ये बड़ी खबर है। चीन के ऊपर फिर से टैरिफ बढ़ा दिया गया अमेरिका की ओर से, ट्रंप की ओर से। चीन पर टैरिफ बढ़ाकर अब 125% कर दिया गया है। लेकिन बाकी देशों को थोड़ी सी राहत मिली है। बाकी देशों को टैरिफ पर अस्थायी तौर पर राहत दी गई है अमेरिका की ओर से और जैसे को तैसा वाली जो टैरिफ नीति है अमेरिका की उस पर 90 दिन की रोक लगा दी गई है। 90 दिन तक उनको थोड़ी सी राहत मिलेगी अन्य देशों को, लेकिन चीन इससे बाहर है। चीन को इसमें शामिल नहीं किया गया है बल्कि चीन पर और टैरिफ बढ़ा दिया गया है अमेरिका की ओर से। अब ट्रंप के ऐलान के बाद जो अमेरिकी बाजार लड़खड़ाते हुए दिखाई दे रहे थे अब उनमें उछाल है, कहा जा रहा है थोड़ी सी राहत अमेरिकी बाजार के लिए भी। जो 90 दिन की अस्थायी रोक लगाई है अन्य देशों पर टैरिफ को लेकर उससे उछाल अमेरिकी बाजार में, लेकिन चीन को तगड़ा झटका लगा है एक बार फिर से। देखिए, यानी ट्रंप ने दुनिया के बाकी देशों को तो 90 दिन का वक्त देकर अस्थायी राहत दी है, लेकिन चीन के साथ कोई मुरव्वत नहीं दिखी है अमेरिका की ओर से। अमेरिका ने चीन पर पहले से 20% टैरिफ लगाया हुआ था। 2 अप्रैल को ट्रंप ने 34% अतिरिक्त टैरिफ चीन पर लगाया और चीन ने अमेरिका पर आयात शुल्क बढ़ाया तो ट्रंप ने 50% और टैरिफ चीन पर लगा दिया। उसके बाद चीन ने फिर टैक्स बढ़ाया तो ट्रंप ने 21% टैरिफ को और बढ़ा दिया, जो कुल 125% अब हो गया कि चीन पर अमेरिका की ओर से लगाया गया टैरिफ।
और चीन ने भी ये कहा कि हम तैयार हैं और मजबूती के साथ इससे निकलेंगे। जो भी अमेरिका कर रहा है वो गलत कर रहा है, चीन की ओर से कहा गया, लेकिन ये सिचुएशन जो बनी है उससे मजबूत होकर चीन निकलेगा, ये कहा गया। देखिए, आसान भाषा में समझे तो जो चीनी सामान टैरिफ वॉर से पहले अमेरिका $100 का बिक रहा था अमेरिका में, उसकी कीमत अब $225 हो गई है। One of the most important days, in my opinion, American history. It's our declaration of economic independence. 2 अप्रैल को डोनाल्ड ट्रंप ने जिस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को अमेरिका की आर्थिक स्वतंत्रता का उद्घोष बताया था, वो ऑर्डर टैरिफ वॉर में तब्दील हो चुका है। पूरी दुनिया के बाजार ट्रंप के टैरिफ टेरर से सहमे हुए हैं, लेकिन ट्रंप के टैरिफ का चाबुक सबसे ज्यादा चीन पर चला है। चीन पर अमेरिका के टैरिफ अटैक से पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया। असर सिर्फ 2 देशों तक सीमित नहीं है। चीन दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक और अमेरिका सबसे ज्यादा आयात करने वाला देश है। दुनिया की इकोनॉमी चेन चरमराने की कगार पर है। हालात संभलने की गुंजाइश कम है, क्योंकि चीन भी ट्रंप को लाल आंख दिखा रहा है। अगर अमेरिका दोनों देशों के हित की अवहेलना करता है और दुनिया को टैरिफ वॉर की जंग में उलझाता है, तो निश्चित तौर पर चीन इस लड़ाई को आखिरी तक लड़ेगा। अमेरिका और चीन के इस टैरिफ वॉर से दुनिया कैसे प्रभावित होगी, पहले उसे भारत के परिप्रेक्ष्य से समझते हैं। भारत अमेरिका से विमान इंजन, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स और ऑटो पार्ट्स जैसे कई सामान आयात करता है। अमेरिका की एक क्षेत्र निर्माण कार्य के लिए बड़े स्तर पर चीन पर निर्भर है, यानी चीन से अब इन अमेरिकी कंपनियों को सामान बढ़े हुए दामों पर मिलेगा, जिससे भारत को बढ़ी हुई कीमत चुका करके सामान आयात करना होगा। ऐसा नहीं है कि अमेरिका और चीन की टैरिफ जंग से सिर्फ भारत को नुकसान ही है। इस आपदा को अवसर में बदलने का सबसे बड़ा दावेदार भारत ही है। भारत का सामान अमेरिकी बाजार में चीन के मुकाबले सस्ता होगा। भारत के लिए आपदा में अवसर सिर्फ अमेरिका ही नहीं, चीन से भी है। न्योता बीजिंग से चलकर खुद आया है। नई दिल्ली में मौजूद चीन दूतावास की प्रवक्ता यू जिंग ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, टैरिफ के अमेरिकी दुरुपयोग का सामना करते हुए विशेष रूप से वैश्विक दक्षिण एशियाई देशों को उनके विकास के अधिकार से वंचित करता है। 2 सबसे बड़े विकासशील देशों को इन मुश्किलों को दूर करने के लिए एक साथ खड़ा होना चाहिए। जो चीन भारत की सीमा पर नापाक नजर रखता है, आज टैरिफ वॉर से उसके सुर बदले हैं। ड्रैगन की इकोनॉमी पर मंदी का संकट गहराने लगा है। आर्थिक मामलों के जानकार ने चीन की जीडीपी गिरने की आशंका जताई है। दरअसल चीन अमेरिका का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। ऐसे में रिकॉर्ड टैरिफ से अमेरिकी कंपनियां किसी कम टैरिफ वाले देश में जा सकती हैं या फिर अमेरिका ही वापस लौट जाएंगी। निर्यात भी इससे प्रभावित होगा। ऐसे में ड्रैगन की अर्थव्यवस्था बिगड़नी लाजमी है। ट्रंप के टैरिफ अटैक से अमेरिका भी जूझ रहा है। आयात शुल्क बढ़ने से महंगाई दर बढ़ना तय है। नौकरियों का संकट गहरा रहा है। ट्रंप के खिलाफ जनता सड़कों पर उतर चुकी है, लेकिन ट्रंप फैसले को कड़वी दवाई बताकर इसके लाभ गिना रहे हैं। I'm telling you, these countries are calling us up. They are dying to make a deal. Please, please, sir, make a deal. I'll do anything. I'll do anything, sir. कुल मिलाकर ट्रंप के टैरिफ से पूरी दुनिया दहशत में है। शुरुआती असर भारत के बाजार में भी पड़ा, लेकिन जिस तरह से बीते कुछ साल से भारत ने कूटनीति के मोर्चे पर अपना लोहा मनवाया है, उससे उम्मीद जताई जा रही है कि भारत एक बार फिर आपदा को अवसर में जरूर बदलेगा। अब आगे बढ़ते हैं और बात मांस और मछली वाले उस वीडियो की, जिसके जरिए सांसद महुआ मोइत्रा ने बीजेपी पर दिल्ली में बंगाली समाज के खानपान में दखल अंदाजी करने का आरोप लगाया है। जवाब में बीजेपी ने वीडियो की प्रामाणिकता पर सवाल उठाते हुए कहा कि तृणमूल सांसद फर्जी वीडियो के जरिए भ्रम फैलाने का काम कर रही है। Mr. Chairperson, sir, are you going to do your job and please ask the honorable gentleman to sit down? नफरतें उगाएगा, दूरियां बढ़ाएगा, रोज संविधान की धज्जियां उड़ाएगा। No need for you, Nishitanji. The speaker sir has spoken. Please sit down. अपने तीखे बयानों और तल्ख तेवरों के चलते सुर्खियों में रहने वाली तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा ने सोशल मीडिया हैंडल से दिल्ली के चितरंजन पार्क इलाके के मछली बाजार का एक वीडियो शेयर करके नए हंगामे को हवा दे दी। सभी भाइयों से यही आदेश है
कि जो भी मंदिर के साथ ये बाजार है तो इसमें जो है ये होना नहीं चाहिए। कहने वाली बात हो जाती है कि देवी को मीट चढ़ता है, वो एक मनगढ़ंत बातें हैं जो शास्त्रों में अभी तक कोई प्रूफ में नहीं है। जो मान रहा है, पर मंदिर के साथ जो चीज हो रही है ना, वो कहीं ना कहीं हमें सभी सनातनियों को ठेस पहुंचा रही है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने आरोप लगाया है कि वीडियो में भगवा कपड़ों में दिख रहे लोग बीजेपी के हैं, जिन्होंने दिल्ली के चित्तरंजन पार्क में मांस मछली व्यापारियों को अपनी दुकानें बगल में मौजूद काली मंदिर के पास से हटाने के लिए डराया धमकाया है। BJP goons threatening the Bengali shopkeepers of Chittaranjan Park in the heart of Delhi. These goons are threatening shopkeepers and telling them that you cannot have a shop here. Bengalis are a proud fish-eating people, and this particular temple has actually been built by the shopkeepers. Is the BJP going to tell us what we are going to eat and where we can have legal shops? इस वीडियो के बाद मोइत्रा ने एक शख्स के व्हाट्सएप मैसेज का स्क्रीनशॉट शेयर किया, जिसने दावा किया है कि वो सीआर पार्क के पास रहता है। वहाँ के हालात भयावह हैं क्योंकि पिछले 10 दिनों से सभी मछली और मीट बाजार बंद हैं। मुद्दा दिल्ली से जुड़ा है और सवाल पश्चिम बंगाल की सांसद ने उठाया, तो बिना देर किए आम आदमी पार्टी भी इस मामले में कूद पड़ी। लेकिन बीजेपी कह रही है कि भ्रामक वीडियो शेयर करके महुआ मोइत्रा ने सिर्फ दिल्ली का माहौल खराब करने बल्कि पश्चिम बंगाल की घटनाओं से ध्यान भटकाने की कोशिश की है। सरकार का काम होता है सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देना ताकि सब बराबरी से फ्लरिश कर पाए, और अगर भाजपा सच में ऐसा मानती है तो जाकर वेस्ट बंगाल में इसी चीज़ का प्रचार करें। बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण हमारा उस क्षेत्र में रहता है। मेरी निवेदन है आप सबके माध्यम से कि अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए हमारे क्षेत्र का किसी प्रकार का सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश न करें। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के वीडियो की पड़ताल करने एबीपी न्यूज की टीम चित्तरंजन पार्क पहुंची तो मछली बाजार खुला था। बाजार के ठीक बगल में काली मंदिर भी, और मीट मछली बेचने वालों ने बताया कि कुछ लोग मार्च और अप्रैल में 3 बार यहां आए थे। हालांकि वो कौन थे किसी को नहीं पता, लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना था कि वीडियो बनाने के लिए महुआ मोइत्रा ने ही वीडियो में दिख रहे लोगों को भेजा था। जो आया था हम किसी को नहीं जानते, वो भी महुआ मोइत्रा भेजा, उन्होंने ये बनाया काउंसिल किया फैक्ट, और उन्होंने ये सब तमाशा करके ये कर रहा है अपना फेमस होने के लिए, और कुछ नहीं। वो पहले आया था 10 मार्च को 4 बजे, उसके बाद आए थे आपका 3 दिन पहले, मतलब आपको 6 अप्रैल को। उससे बीच में एक बार आया था, मगर रास्ते से ऊपर के वीडियो करके चला गया था। शाम को हम लोग जब दुकान डिस्प्ले कर रहे थे उस टाइम आए थे, तो आके पहले बोला जे मैं सनातनी हूँ। मैंने बोला मैं भी सनातनी हूँ। नहीं, मंदिर के साथ आप लोग कैसे मच्छी का मार्केट खुल के रखा है हम लोग ने। मैंने बोला ये तो हमारा ही मार्केट है, हम लोगों का मच्छी दुकान है, ये मंदिर भी हम लोगों का है। हालांकि हाल ही में चैत्र नवरात्र के दौरान दिल्ली में मंदिरों के आसपास मांस मछली की दुकानें बंद करने के लिए बीजेपी के कई विधायकों ने मांग उठाई थी, जिस पर जमकर राजनीति हुई थी। बात मौसम के मार की। एक और जहां कई राज्यों में गर्मी रिकॉर्ड तोड़ रही है, तो दूसरी ओर कुदरत की मनमर्जी दिखाई दे रही है। आपको तस्वीरें हम दिखाते हैं। उत्तराखंड के कर्णप्रयाग की ये तस्वीरें आप देखिए, जहां मौसम का मिजाज अचानक से बदल गया और लगातार बरसात के बाद लैंडस्लाइड यहां पर हो गया। ये तस्वीर कर्णप्रयाग की आपको हम दिखा रहे हैं। मौसम का मिजाज बदला और इस तरीके से यहां पर हालात बन गए। अचानक से बारिश और लगातार बरसात के बाद लैंडस्लाइड की जो तस्वीर है वो आपको हम दिखा रहे हैं। लैंडस्लाइड होने के बाद यहाँ पर आवागमन प्रभावित हुआ। हालांकि जेसीबी की मदद से रास्ते को साफ करने का काम यहाँ पर चल रहा है, मलबे को रास्ते से हटाया जा रहा है। लेकिन उत्तराखंड के कई हिस्सों में अचानक से मौसम बदल गया और बारिश शुरू हो गई। कई इलाके ऐसे हैं, बताया जा रहा है, जहाँ पर ओले भी गिरे हैं। ये कर्णप्रयाग की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहाँ पर इस मौसम में लोग परेशान होते हुए, क्योंकि लैंडस्लाइड से पूरा रास्ता इस तरीके से बंद हो गया, लोग वहाँ पर फंस गए। हालांकि इस सड़क से मलबे को हटाने का काम भी तुरंत ही शुरू कर दिया गया। जैसे ही बारिश रुकी वैसे ही जेसीबी को वहाँ पर बुला करके रास्ते को साफ करवाया जा रहा है, मलबे को हटाने का काम भी चल रहा है। लेकिन इस वक्त ओले और भूस्खलन से उत्तराखंड के अलग अलग इलाकों में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब देखिए ये कैसा मौसम है, आप समझिए, कहीं गर्मी कहीं पर बारिश। ये अल्मोड़ा की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, यहाँ पर ओले गिर रहे हैं। ये अप्रैल का महीना चल रहा है, मैदानी इलाकों में
जबरदस्त गर्मी शुरू हो गई है, प्रचंड गर्मी से लोग परेशान हैं। और ये उत्तराखंड के अल्मोड़ा की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर ओला वृष्टि हुई है, ओले गिरते हुए ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। अल्मोड़ा की ये तस्वीर, जबरदस्त ओले गिरते हुए, लगातार बारिश और उसके बाद इस तरीके से ओलावृष्टि हुई। मौसम का मिजाज बदला के ओले आसमान से गिर रहे हैं। एक और प्रचंड गर्मी है तो दूसरी ओर इस तरीके से मौसम की मार लोगों को झेलनी पड़ रही है। उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों में ये अल्मोड़ा की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। इससे पहले कर्णप्रयाग की तस्वीर आपने देखी थी, जहाँ पर लैंडस्लाइड की वजह से रास्ता पूरा बंद हो गया था। और ये अल्मोड़ा की तस्वीर है, जहाँ पर आसमान से ओले बरस रहे हैं। अप्रैल का ये महीना, गर्मी से मैदानी इलाकों में लोगों का हाल बेहाल होना शुरू हो गया है। और दूसरी ओर पहाड़ों से ये तस्वीर सामने आ रही है। कर्णप्रयाग की पहली तस्वीर है, जहाँ पर लैंडस्लाइड जब हुआ और उसके बाद एक गाड़ी किस तरीके से वहाँ पर इसकी चपेट में आ गया। ये पहली तस्वीर उसी की आप देख रहे हैं। मलबे के नीचे एक कार दब गई और अब वहाँ पर रास्ते को जो खुलवाने का काम है वो शुरू हो गया है। हालांकि बारिश वहाँ पर हल्की सी अभी हो रही है। और दूसरी ओर अल्मोड़ा की तस्वीर आपने देखी और यूपी के बहराइच की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर भी ओले गिरते हुए नजर आ रहे हैं। पहले झमाझम बारिश हुई और बारिश के बाद ओले आसमान से बरसते हुए ये बहराइच की तस्वीर भी आपके सामने है। हालांकि यूपी के कई इलाके ऐसे हैं, कई ज़िले ऐसे जहां पर प्रचंड गर्मी भी पड़ रही है, गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है। और दूसरी ओर इस तरीके से बहराइच की तस्वीर आपके सामने, जहां पर बारिश और ओले गिरते हुए। अब इन तस्वीरों के बाद आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं आईपीएल 2025 से जुड़ी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 58 रन से हराया। 218 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए राजस्थान की टीम 159 रन ही बना सकी। गुजरात की 5 में ये चौथी जीत है, वहीं राजस्थान की 5 मैच में ये तीसरी हार है। गुजरात के साई सुदर्शन ने आईपीएल 2025 में तीसरा अर्धशतक लगाया। राजस्थान के खिलाफ सुदर्शन ने 53 गेंद पर 82 रन की पारी खेली। सुदर्शन ने 8 चौके और 3 छक्के मारे। इस पारी के दम पर स्कोर 200 के पार पहुंच गया। अच्छी फॉर्म में चल रहे गुजरात के कप्तान शुभमन गिल राजस्थान के खिलाफ फेल रहे। गिल 3 गेंद पर 2 रन पर आउट हो गए। आर्चर ने गिल को बोल्ड किया। गुजरात के जॉस बटलर ने राजस्थान के खिलाफ खेली शानदार पारी। उन्होंने 25 गेंद पर 36 रन बनाए। बटलर और साई सुदर्शन के बीच 80 रन की साझेदारी हुई। गुजरात के शाहरुख खान और राहुल तेवतिया ने खेली तेज पारियां। शाहरुख ने राजस्थान के खिलाफ 20 गेंद पर 36 रन बनाए, वहीं राहुल तेवतिया ने 12 गेंद पर नाबाद 24 रन की पारी खेली। आईपीएल 2025 में 15वीं बार बने 200 से ज्यादा रन। गुजरात ने राजस्थान के खिलाफ 217 रन बनाए। मंगलवार को 4 टीमों ने बनाए थे 200 प्लस रन। राजस्थान के यशस्वी जायसवाल गुजरात के खिलाफ सस्ते में आउट हो गए। जायसवाल ने 7 गेंद पर 6 रन बनाए और अरशद खान ने उन्हें आउट किया। 5 मैच में जायसवाल का सिर्फ एक अर्धशतक है। राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन और बैटर रियान पराग अच्छी शुरुआत को बड़ी पारी में तब्दील नहीं कर पाए। संजू ने 41 रन बनाए। रियान पराग भी 26 रन पर आउट हो गए। गुजरात के प्रसिद्ध कृष्णा की गेंदबाजी का कहर दिखा। राजस्थान के खिलाफ कृष्णा ने 3 विकेट लिए। 4 ओवर में उन्होंने सिर्फ 24 रन दिए। प्रसिद्ध कृष्णा ने संजू सैमसन और हेटमायर के बड़े विकेट लिए। दुबई के क्राउन प्रिंस से मिले रोहित शर्मा। तोहफे में दी टीम इंडिया की जर्सी। मुंबई के सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या ने भी उनसे मुलाकात की। आईसीसी के चेयरमैन जय शाह भी कार्यक्रम का हिस्सा बने। कोलकाता की पिच क्यूरेटर सुजान मुखर्जी पर कप्तान अजिंक्य रहाणे ने चुटकी ली। बोले, मैं कुछ बोलूंगा तो बवाल हो जाएगा। केकेआर को अपने ही होम ग्राउंड पर पिच से ज्यादा मदद नहीं मिल रही। क्यूरेटर ने पहले कहा था कि वो पिच में बदलाव नहीं करेंगे। आईपीएल में शतक लगाने वाले पंजाब के प्रियांश आर्या ने किया कप्तान श्रेयस अय्यर का शुक्रिया अदा। कहा, कप्तान ने मुझे कहा था कि मैं जिस तरह से खेलना चाहता हूं वैसा खेलूं। इससे मुझे काफी फायदा मिला। आईपीएल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और दिल्ली कैपिटल्स की टक्कर है। शाम 7:30 बजे से बेंगलुरु में यह मुकाबला शुरू होगा। दिल्ली ने पहले 3 मैच जीते हैं, वहीं बेंगलुरु को 4 में से 3 मैच में जीत मिली है। बेंगलुरु और दिल्ली के बीच कुल 31 मैच हुए हैं। 31 में से 19 मैच बेंगलुरु ने, वहीं 11 मैच दिल्ली ने जीते हैं।
बेंगलुरु की टीम ने पिछले 5 में से 4 मैच में दिल्ली को हराया है। ऑरेंज कैप पर लखनऊ के निकोलस पुरन का कब्जा कायम है। 5 मैच में पुरन के 288 रन हैं और दूसरे स्थान पर 273 रन के साथ गुजरात के साई सुदर्शन पहुंच चुके हैं। तीसरे स्थान पर लखनऊ के ही मिचेल मार्श हैं। आईपीएल की पर्पल कैप पर चेन्नई के नूर अहमद का कब्जा है। दूसरे नंबर पर मुंबई के हार्दिक पांड्या हैं और तीसरे नंबर पर गुजरात के मोहम्मद सिराज पहुंच गए हैं। पंजाब की चेन्नई पर जीत के बाद बीसीसीआई ने ग्लेन मैक्सवेल पर ठोका जुर्माना। आईपीएल आचार संहिता के उल्लंघन के लिए 25% मैच फीस काटी गई। मैक्सवेल को एक डिमेरिट अंक भी दिया गया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।